नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रत्नदीप पैठनकर एंड वेलकम टू अ फिट नेशन इंडिया। हर बदलाव एक छोटी सी शुरुआत से होता है और आज हम एक ऐसे सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके हेल्थ और फिटनेस के नज़रिए को पूरी तरह से बदल देगा। और इसी मिशन के साथ हम लेकर आए हैं न्यूट्रिशनल वर्कशॉप, एक कदम टुवर्ड्स अ हेल्दियर इंडिया। करें स्टार्ट। सब लोग रेडी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैं फिट नेशन का ओनर हूँ। ये इवेंट एक अवेयरनेस इवेंट है। इस इवेंट का मोटो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफस्टाइल में, हो सकता है हमारी फैमिली के लिए, आपके लिए पर्सनली, जो आपको पर्सनली पता होना चाहिए, उस चीज़ के लिए हम एजुकेट करने के लिए ये इवेंट रखा है हम लोगों ने, ताकि हम सब लोग अवेयर हो पाएँ और आने वाली जनरेशन को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को या हमारे टच के जितने भी क्लोज वंस हैं जिनको हम लोग अवेयर करना चाहते हैं न्यूट्रिशनल के लिए, वर्कआउट के लिए, उनको अवेयर कर पाएँ। फर्स्ट टॉपिक है मेरा बेसिक एनर्जी सिस्टम। हमारी लाइफस्टाइल में खान पान का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, बेसिक एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी कोई फूड, कोई खाना, कोई कैलोरीज हम इनटेक करते हैं तो वो कैसे काम करता है, उस सिस्टम को समझेंगे। बेसिक एनर्जी सिस्टम 3 पार्ट में काम करता है। सपोज मैं अगर 3 गोले बना दूं ऐसे, सबसे टॉप पे जो होता है वो हमारा क्रिएटिन सिस्टम होता है। सेकेंड, जिसको इमीडिएट क्रिएटिन सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड, अनएरोबिक सिस्टम, जो शॉर्ट टर्म एरोबिक सिस्टम होता है। थर्ड वन, लॉन्ग टर्म एरोबिक सिस्टम होता है। कैसे काम करता है? सपोज कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, बेंच प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, या कोई भी एक्सरसाइज लेते हैं। इमीडिएट रैप में, एक रैप में कर रहा हूँ, उस एक रैप को परफॉर्म करने के लिए हमारा इमीडिएट सिस्टम काम करता है, जितनी एनर्जी उसको देनी होती है। सेकेंड, अनएरोबिक सिस्टम, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सपोज सेट कर रहा हूँ मैं, सेट करने में हमारा अनएरोबिक सिस्टम काम करता है। 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी मैं करूँगा, जैसे सपोज कार्डियो कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, HIIT क्लास कर रहा हूँ, जुम्बा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 3 मिनट से ज़्यादा होती है, उसमें हमारा लॉन्ग टर्म एरोबिक सिस्टम काम करता है। ये एनर्जी सिस्टम ऐसे डिफाइन है 3 चीज़ों में। सभी लोगों ने जनरली सुना होगा मैक्रोज और माइक्रोज के बारे में। क्या होते हैं, किसी को पता है? मैक्रोज माइक्रोज क्या होते हैं, कैसे डिवाइड किया जाता है उनको, क्या डेफिनेशन होती है उनकी? 10 ग्राम से ज़्यादा एक दिन की रिक्वायरमेंट जिस भी फूड की, जिस भी न्यूट्रिएंट की होती है, उसको मैक्रोज बोलते हैं। और जिनकी 10 ग्राम से कम होती है उनको माइक्रोज बोलते हैं। मैक्रोज में क्या आ गया? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर। एक 5th कंपोनेंट भी होता है जिसको हम लोग नेसेसरी नहीं मानते, जिसको अल्कोहल बोला जाता है। नेसेसरी नहीं मानते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को उसकी चीज़ की, होती है ओकेजनली होती है, पर रिक्वायरमेंट नहीं मानते हम उनको। माइक्रोज वो सपोर्ट सिस्टम है जो इनविजिबल रह के हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में करते हैं, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे हैं, हमारी आंखों के लिए अच्छे हैं। क्या? विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम्स, जितने भी माइक्रोज, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स आप देखोगे ना, ये सब माइक्रोज में आते हैं। और जितने मेन कंपोनेंट्स हैं जो बड़े बड़े हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मैक्रोज में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्रोज में पानी भी आता है। पानी का बॉडी में क्या रोल होता है? पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, एक दिन भी आप डिहाइड्रेट रहते हो, पानी कम पीते हो, नहीं पी पाते किसी भी रीज़न से, 30% तक की परफॉर्मेंस आपकी गिर सकती है, जिम में भी और आपकी डेली लाइफस्टाइल में भी। क्या मेन 3 काम होते हैं पानी के? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पानी। आपके मैक्रोज और माइक्रोज को
बॉडी में सर्कुलेट करने का सबसे मेन काम पानी करता है। आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है, ये मेन काम है पानी का। ठीक है, एक चीज़ और मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहता हूँ कि एक डेफिनेशन आपको डाइट की बताना चाहता हूँ। डाइट की डेफिनेशन कम खाना ज़्यादा खाना कभी भी नहीं होती। डाइट की सिर्फ इतनी डेफिनेशन होती है, आप सही चीज़ों को सही टाइम पे सही क्वांटिटी में खाएं, ये डाइट की डेफिनेशन है। इसी बिहाफ पे मैक्रोज माइक्रोज ये सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं मेरे टॉपिक्स के साथ में। मेरा इंट्रोडक्शन मैं पहले देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रत्नदीप पैठनकर एंड आई एम द को-ओनर ऑफ दिस जिम एंड एडिशनली आई एम द फाउंडर ऑफ अ फिट नेशन इंडिया। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इलाबरेट ना करते हुए, इन शॉर्ट बहुत इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें मैं बता पाऊँ। तो सबसे पहला आता है मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आपने डाइट शुरू की, जिम शुरू की, एक समय आता है जब उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? आपकी बॉडी एक नए एनवायरनमेंट जो होता है उसको अडॉप्ट कर लेती है। अब जैसे ही चीज़ को अडॉप्ट करेगी तो उसे लगेगा कि यही मेरे लिए नया नॉर्मल है। वो जो एक न्यू नॉर्मल थिंग होती है, ये वो चीज़ है। अब क्या होता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रोज़ 2000 कैलोरीज़ ले रहा हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट है केवल 1500 कैलोरीज़, तो बॉडी को लगेगा अब 2000 कैलोरीज़ जो मुझे मिल रही है वही मेरे लिए नॉर्मल है और उसी से मुझे बॉडी की प्रोसेसिंग पूरी करनी है। तो जब बॉडी समझ जाएगी कि मुझे इतना ही मिलना है तो उस समय आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे। अब इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम टू टाइम हर 3 महीने में अपने रूटीन्स चेंज करते रहिए। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपका यूजुअली मैं किसी ने अगर कंसल्टेशन किया हो तो मैं हर किसी को बताता हूँ हर 3 महीने बाद एटलीस्ट दो हफ्ते आप ऐसे निकालिए कि आप बहुत रैंडम फूड्स खा रहे हैं। ऑब्वियसली रतलामी है, दाल बाफले खाइए, चिप्स मसाले ये वो सब कुछ खाइए। थोड़ा बॉडी की आदत बिगाड़िए। आदत बिगाड़ेंगे तो तब उसके बाद में बॉडी उस मेटाबॉलिक एडाप्टेशन की स्टेज से बाहर आती है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज़ हार्मोनल बैलेंस इन फैट लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ये हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल 60% लोगों को रतलाम में ही ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हार्मोन कोई भी हो सकता है, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन, थायराइड, आपका इंसुलिन हो सकता है, ये सारे हार्मोन्स। बॉडी को ये पता है, बॉडी बहुत स्मार्ट है। बॉडी ये जानती है कि आपको कौन सा हार्मोन कितना सीक्रेट करना है, कितना बनाना है, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ को आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को एक आइडियल कंडीशन को मेंटेन कर सके। बट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर उस सिक्रीशन में डिस्ट्रप्शन होता है तो हो सकता है आपका इंसुलिन कम बन रहा है, हो सकता है ज़्यादा बन रहा है, तो इस कारण आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली थायराइड की प्रॉब्लम वो भी आती है, कम भी है, कम डेवलप हो रहा है या ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी एक इम्बैलेंस फेस करती है। तो उस बैलेंस को डिटेक्ट करना, उस बैलेंस के सिम्टम्स पे ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि यूजुअली मैंने मेरे भी घर वालों को देखा है और भी बहुत लोग होते हैं कि क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे किसी को चक्कर आ गया या कुछ हो रहा है, कंटिन्यूसली 3-4 दिन से हो रहा है, तो हम अवॉइड करने लगते हैं उसको कि ठीक है यार, होता रहता, लाइफ है। नहीं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। अगर कोई चीज़ आपको कंसिस्टेंटली हो रही है तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ही आपको इवैल्यूएट करेगा। कोई भी फ्रेंड, कोई भी ट्रेनर्स जो होते हैं वो उनका एक स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो मेडिकल चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ डाइटिशियन अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए या इस चीज़ की मेडिसिन बताइए, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है उन चीज़ों के बारे में। डॉक्टर्स है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, क्या आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वो इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद में डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। तो उन चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप खुद का ध्यान रखें और अवेयर रहे कि मेरी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि पिछले 3-4 महीने से जॉइंट्स पे पॉपिंग साउंड बहुत आ रहा है, वीकनेस फील हो रही है, टायर्डनेस है, लेथार्जिक फील होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। क्या किसी को होता है यहाँ पे? हाँ, अभी तो और ठंड भी आ गई है रजाइयाँ भी निकलने लग गई होगी। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन डी, इन तीनों की कमी के कारण होते हैं। तो अब 3 है, तो 3 में से कौन सा कम है ये अपने को कैसे पता चलेगा? अपन जब टेस्ट करवाएंगे तब। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे जो चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, उन पे ध्यान दीजिए। बॉडी है, अपनी बॉडी है ना, अपन ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? अपन इवन एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं कई बार सामने वाले को, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है अपने पास, इंसुलिन, थायराइड, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो एक एक करके बात करते हैं। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन जो होता है वो एक डायबिटीज़, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो वो डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंसुलिन अगर कम है तो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ेगी। इंसुलिन एक समझ लीजिए दरवाज़ा होता है आपके मसल्स में, ग्लूकोज को डिलीवर करने के लिए वो एक डोर का काम करता है। अगर इंसुलिन कम है तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज फ्री फॉर्म में घूम रहा है, जो शुगर्स फ्री फॉर्म में घूम रही है, वो आपके मसल्स में नहीं जा पाएगी। उसके कारण क्या होगा? शुगर ज़्यादा होने से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स वो धीरे धीरे डिटोरिएट होंगे, डैमेज होंगे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इंसुलिन की टैबलेट्स लेते हैं, या इवन अगर देखिए सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, जो शुगर होती है, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक के लिए हम शायद ही कुछ कर सकते हैं, बट अगर ये आपकी फैमिली में पहली बार किसी को हो रहा है, इवन थायराइड, ये सारी चीज़ें, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपको आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर इसके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो डाइट होती है, वर्कआउट होता है, वर्कआउट से इंसुलिन बहुत अच्छा रिलीज़ होता है। मतलब बैलेंस्ड वे में रिलीज़ होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट अपना हो गया इंसुलिन। देन वी आर कमिंग टू द थायराइड। थायराइड भी 2 तरह से होता है, जैसे इंसुलिन है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में थायराइड बहुत ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ होता है। हमारे यहाँ ग्लैंड्स होती है, थायराइड की ग्लैंड्स, तो वो जो ग्लैंड्स होती है वो थायराइड रिलीज़ करती है। अगर थायराइड रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा और आपका वेट लॉस होगा। अब लोगों को लगेगा वेट लॉस हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, वो आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहे हैं, वो एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट होके वेस्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो वो एक हेल्दी कंडीशन नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर मुझे थायराइड है, मैं उस चीज़ से खुश हूँ कि मेरा वेट नहीं बढ़ता है। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, 2024 दिसंबर की स्टडी है, उसमें ये आया था कि जितने लोग मोटे हैं, जो ओवरवेट है, उससे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जो लोग पतले हैं या जिनका फैट परसेंटेज कम है बॉडी का। रीज़न क्या था? यही, थायराइड उनका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जो न्यूट्रिएंट्स उनको हार्ट, ब्रेन, ऑर्गन्स, इनको रिपेयर करने के लिए देना चाहिए, वो तो एनर्जी में ही वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो हाइपर थायराइड जो होता है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसके बाद आते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तो बहुत लोगों ने सुना होगा, सभी का बढ़ा रहता है, बहुत टेंशन है बाबा दुनिया में। हाँ, कॉर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स की एक बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है, जिसमें खुश करने वाले हार्मोन्स भी होते हैं और दुखी करने वाले हार्मोन्स है। ये जो है ये बहुत बड़ा दुखी करने वाला हार्मोन है। ये जैसे बढ़ता है तो अपने स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है बॉडी में। कॉर्टिसोल जैसे बॉडी में रिलीज होता है तो बॉडी अपनी एक ऑटोमेटिक सेफ्टी फंक्शन या शील्ड कह लीजिए वो एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका फैट लॉस ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा तो नॉन नेसेसरी फंक्शंस जितने भी है बॉडी के, वो बॉडी सारे बंद कर देगी। उसमें क्या होता है, आपका मसल डेवलपमेंट, मसल मेंटेनेंस, आपका ब्लड प्रेशर आपका एकदम से शूट करता है। आप कभी भी पैनिक अटैक आएगा तो हमेशा ब्लड प्रेशर शूट करेगा। आपकी जो हार्ट रेट रहती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको उस समय ब्रेन को और हार्ट को और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज ना हो, उस कारण से उसको ब्लड सप्लाई करना है। ओके, तो कॉर्टिसोल को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ये
दुनिया भर के सारे रिसर्च, एक भी रिसर्च आज तक ऐसा नहीं आया जिसने वो कहा है कि मेडिटेशन से कॉर्टिसोल और बाकी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। तो मेडिटेशन खाली पेट सुबह उठ के सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। सेकेंडली आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तला गला खाना, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाना, मॉडरेट लेवल पे अगर कोई खा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत ज़्यादा अगर तीखा खाते हैं ना तो लीवर आपका ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, तो वो भी कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगा। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा बैठ के काम करना या स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा समय काम करते रहना, हलचल ना होना डेली लाइफ में हलचल ना होना, चलते फिरते रहिए, या एटलीस्ट आपका अगर बैठे बैठे भी काम हो रहा है तो हर 30 मिनट में आप एक ब्रेक लीजिए, मोबाइल में टाइमर डालिए, थोड़ा सा घूम फिर के आइए, घूम फिर के आने के बाद पानी पीजिए, आपकी बॉडी एक नए एनवायरनमेंट में चली जाएगी, उसके बाद वापस आके बैठ जाइए, आपको फ्रेशनेस भी फील होगा उससे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं कॉर्टिसोल रिड्यूस करने के। हाँ, सबसे मेन तो मैं भूल गया, अपना जिम जो है वो एक बहुत बड़ी मेडिसिन है कॉर्टिसोल कम करने के लिए। क्या होता है कि अपनी बॉडी जब स्ट्रेस में जाती है, फिजिकल स्ट्रेस, तो वो एक्चुअली स्ट्रेस नहीं है बॉडी के लिए, बॉडी को वो चाहिए। आपने सुना होगा वर्कआउट करने के बाद में बहुत अच्छी नींद आती है लोगों को। रीज़न ये है कि जो एक फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में बहुत रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये चीज़ें, और जैसे ही वो बढ़ेंगे कॉर्टिसोल अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉडी को अच्छा लग रहा है, तो कॉर्टिसोल की अभी ज़रूरत नहीं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा फॉलो करनी है कॉर्टिसोल के लिए। तो अगला आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये होता है मेल हार्मोन। मेल्स में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मेल्स के जो ऑर्गन होते हैं वो खुद से टेस्टोस्टेरोन डेवलप करते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली आपके मसल बिल्डिंग का काम करता है। मसल बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक तो बोन्स बहुत वीक होगी, मसल्स डेवलप नहीं होना, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर तरीके से ऊपर नीचे होगी। आप शाम को सोने भी जा रहे हैं, सोते समय आपकी ब्रीदिंग बहुत डीप होनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही, वो भी एक रीज़न होता है। आपके घबराहट होना, कोई भी एक टफ सिचुएशन देख के आपको घबराहट होना, तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। देन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको बोलते हैं कि दुनिया जो आज तक बची हुई है वो एस्ट्रोजन के कारण ही है, क्योंकि मेल्स का ये हार्मोन है, फीमेल्स का जो मेजर हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक नर्चरिंग हार्मोन होता है। जो फीमेल्स होती है उनमें बायोलॉजिकली वो फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ बचानी है, अरे बच्चा है छोटा सा, भले कोई भी हो, वो रास्ते चलते कोई बच्चा है, तो वो एक फीलिंग आ जाती है फीमेल्स में। मेल्स में उतनी फीलिंग नहीं आएगी उन चीज़ों की। मेल्स चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हैं, फीमेल्स इमोशनली चीज़ें टैकल करती है, तो वो डिफरेंस आता है इन दोनों चीज़ों के कारण, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोफाइल जो होती है वो भी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। इसके कारण अगर ये इम्बैलेंस है और काफ़ी समय तक इम्बैलेंस रहती है तो इससे कैंसर, ओवेरियन कैंसर स्पेशली, ये चीज़ों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन अगर बहुत ज़्यादा समय तक आपका एलिवेटेड है तो उस कंडीशन में आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है या कैंसर हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है। उसके बाद रोल ऑफ हार्मोन्स इन फिटनेस। अब इतनी सारी चीज़ें अभी तक मैंने बता दी, ये चीज़ें तो आप समझ गए कि इनका रोल किस तरह से फिटनेस में। आपकी डेली लाइफस्टाइल में हर एक हार्मोन, हर एक सेल, हर एक न्यूट्रिएंट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक न्यूट्रिएंट का, हर एक कंपोनेंट का एक अपना अलग काम है, तो सभी चीज़ें बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ बैलेंस करेगी, बट अगर कहीं इम्बैलेंस हो रहा है तो उस चीज़ की अवेयरनेस आपको खुद को होना ज़रूरी है कि मेरी बॉडी के साथ कुछ नया हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है। बहुत लोगों से मैंने ये सुना कि ज़्यादा मैं खाना खाता हूँ तो फैट लॉस हो जाता है। बहुत लोगों से सुना मैं कम खाता हूँ तो भी फैट लॉस हो जाता है। हाँ, खाने से होगा कि आप 4 रोटी खा लो तो 2 कर दो तो फेट लॉस होगा, लेकिन उसके साथ उनका ये भी कहना है कि आप सलाद वगैरह दूसरी चीज़ें खा लो साथ में तो फेट लॉस जल्दी होता है। बिल्कुल। हाँ, अब क्या होता है कि जब फैट लॉस की जर्नी में अपन कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट समझिए अगर 1500 कैलोरीज है, अरे हाँ, अपने यहाँ पे मशीन है जो आपको ये बता देती है कि आपकी डेली लाइफ के हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उस कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप बहुत कम कैलोरी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अगर किसी की
कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है और आप फैट लॉस करना है, जल्दी करना है, ये सोच के सडनली उसको 1000 पे ले आते हैं, तो बॉडी एक्चुअली डिस्ट्रेस में चली जाएगी। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अभी इतना सारा मिल रहा था, एकदम से इतना हो गया, आधा हो गया, तो मैं उसको यूटिलाइज़ कैसे करूँ, किस चीज़ को पहले प्रेफरेंस दूँ और क्या करूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉर्टिसोल आ जाएगा, स्ट्रेस में चली गई बॉडी कभी, है ना। सिमिलर चीज़ होती है, आप जब एकदम से कैलोरीज बढ़ा देते हैं ना, कि अभी तक तो इतनी सी मिल रही थी, अब इतनी सारी देने लग गए आप, तो फिर से बॉडी स्ट्रेस में, अरे बाबा इतना सारा आ रहा है, मैं यूटिलाइज़ कहाँ करूँ इसको, अब वो गड़बड़ हो जाती है। तो उस कारण से टेंशन होना, लेथार्जी फील होना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाता है, बैठे तो बैठे ही है, सोए तो सोई ही है, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो BMR है, उस BMR के अकॉर्डिंग आप मैक्स टू मैक्स 500 कैलोरीज अप या डाउन कर सकते हैं, अगर आपको फैट लॉस भी करना है या गेनिंग भी करनी है। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो बॉडी डिस्ट्रेस में जाती है। ये साइंटिफिक डेटा है जो 500 ऑन एन एवरेज एक आइडियल वैल्यू बताता है, ठीक है। तो अब कभी कोई प्रैक्टिकल करता है तो ऐसा नहीं करे, ये एथलीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जय एथलीट है, तो वो अगर 2000 कैलोरीज पे है आज, और आगे जाके वो एकदम एक हफ्ते में अगर 4000 कैलोरीज पे आ भी जाते हैं, तो उनकी बॉडी का एडाप्टेशन सफिशेंटली मैच्योर हो चुका है, तो वो उस जो चेंज है उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आप हो गए, मैं हो गया, मैं एथलीट नहीं हूँ, तो मेरी बॉडी में अगर मैं कोई ऐसा एकदम से जो नया चेंज करूँगा ना, मेरी बॉडी हिल जाएगी। तो उस चीज़ को अपने को अवॉइड करना होता है। तो ये चीज़ होती है फैट लॉस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कभी क्रैश डाइट नहीं करना है आपको। क्रैश डाइट में आप सिर्फ बॉडी को स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा कि अपना जो पेट होता है वही दूसरा दिमाग होता है, और शायद रतलाम, मतलब मैं तो रतलाम ही हूँ, तो मेरा तो पहला दिमाग पेट ही है। बिना टेस्ट के मैं खाना ही नहीं खा सकता। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सैलेड ही खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर फैट लॉस नहीं हो पा रहा है, या जो एक मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। रीज़न वही होता है कि आपने ऐसी चीज़ आपके बॉडी को खिला दी है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे ये इससे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रैश डाइट नहीं करना, आपने को सज़ा नहीं देनी है। डाइट मतलब ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो ये चीज़ें कभी फॉलो नहीं करें कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। एक बैलेंस्ड वे में आपका न्यूट्रिशन सेट होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ काम करेगी, ठीक है। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो फीमेल्स के अंदर आती है कि यार ये तो, क्योंकि फीमेल्स बाउंडेड होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, बाउंडेड होती है हर तरीके से। मतलब अगर शादी से पहले पढ़ाई, उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, पढ़ाई करना है, ये कॉम्पीट करना है, ये कॉम्पीट करना है। शादी के बाद में फैमिली मैनेज करनी है, बच्चे होने के बाद में डबल हो जाती है। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें मर्ज होने के बाद में दिमाग में यही आता है कि अब जान तो सब कुछ लिया है, तो उसके बाद में भी कैसे बैलेंस कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिविटी जो है ना हमारे साथ में, वो चलती ही जाती है कि नहीं, इससे नहीं कर पाएंगे। इससे आपको लड़ना है। वो सबसे मेजर रोल करता है रेस्ट और रिकवरी। रेस्ट और रिकवरी आपकी लाइफ में क्या रोल करता है, ये सबके लिए रोल करता है, बट मैं पर्टिकुलरली, मेरा टॉपिक है फीमेल हार्मोन्स को लेकर के और फीमेल फिटनेस को लेकर के मेरा टॉपिक है, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊँगी कि आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे ही होता है तो हर चीज़ पीछे इफेक्ट करने लग जाती है। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ने पे ग्रेलिन बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कभी आपको हो सकता है कि बिल्कुल भूख ना लगे। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है, ऐसा जहाँ पे करवा चौथ पे इतना वो होता है कि नहीं भूखे कैसे रहेंगे, वहाँ पे कॉर्टिसोल हाई होने से गुस्से में 4 दिन तक खाना नहीं खाती है फीमेल्स। देखो मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। जब ये बॉडी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है ये चीज़ें, तो इसीलिए सबसे मेन रोल करता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, न्यूट्रिशन को बैलेंस करना। क्योंकि राइट आप बोलते हैं ना, जैसे कि जो जिम जा रहा है उसी को प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, या फिर हम तो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सिर्फ जाते हैं थोड़ा बहुत कार्डियो करके आ जाते हैं, आधा घंटा मिलता है वर्कआउट करके आ जाते हैं, तो जो रोटी दाल चावल जो भी हमारा रेगुलर बन रहा है, जो सबके लिए बना रहे हैं उसी में ही खा लेंगे। अलग से कौन अपने लिए डाइट बनाएगा, टाइम भी नहीं बच रहा है पूरी रूटीन में। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि फीमेल एक वो बोलते हैं ना, एक पिलर होता है पूरी फैमिली का। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे,
अपने लिए न्यूट्रिएंट को अपने लिए एक अपना बैलेंस डाइट प्लान नहीं रखोगे, अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकालोगे, तो आप पूरी फैमिली का मतलब आप एक दिन के लिए अपने आप को बाहर करो अपनी फैमिली से कि आप बाहर गए हो, तो आप देखो पीछे सब कुछ कैसा इम्बैलेंस हो जाता है, सब आकर के आपको वापस ठीक करना पड़ता है। तो जो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आप पूरी फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे। इसीलिए इसका बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, रेस्ट, रिकवरी और ग्रोथ। जैसे आप रेस्ट का साइकिल कैसा है कि जैसे 7 to 9 आवर्स की रेस्ट साइंटिफिकली रिक्वायर्ड होती है। जब आप रेस्ट मोड पे होते हो तो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करती है, रीबिल्ड, जैसे कि जो हम ब्रेक डाउन करते हैं, जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं उससे मसल्स ब्रेक डाउन होती है, सेल्स ब्रेक डाउन होती है, तो उसकी रीबिल्डिंग का जितना भी काम है वो होता है बॉडी में नाइट के टाइम में, जब आप रेस्ट मोड पे हो। रेस्ट मोड पे भी आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट का नाम सुना होगा, सबको बीएमआर के बारे में पता है, आजकल सबने सुना है ट्रेडिशनल। तो बीएमआर होता ही यही है कि रेस्ट के टाइम पे आपकी बॉडी जब आपको आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही है, रिकवर कर रही है, वो टाइम पे कितनी कैलोरी लेती है। ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका बीएमआर अच्छा है उसका फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। जब कभी भी काउंसलिंग में बैठे होगे तो यही सुनने को मिलता है ना कि हाँ बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो अच्छे से वो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड पे कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो आपको एक अपना पैटर्न सेट करना होता है। कभी खाना बनाना है तो रात को लेट हो जाते हैं, कभी किसी रीज़न से रात को सोने में लेट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जो पूरा साइकिल चलता है वो डे और नाइट साइकिल चलता है, तो आपको 11 से 11:30 बजे तक तो डॉट सो जाना चाहिए और सुबह 7 से 9 के बीच के अंदर, मतलब 11:30 से 7 ये डीप स्लीप होनी चाहिए। अगर आप 11:30, क्योंकि मैं इसीलिए 11:30 बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि वो 10 बजे जाके सो जाए। मैं बोलूँगी तो भी वो वर्जन हो जाएगा और वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट ऐसा करें कि 11 से 12 के बीच में आप एक पैटर्न सेट कर ले कि ये टाइम पे तो मेरे को सोना है और ये टाइम पे मेरे को उठने का टाइम भी सेट होना है। तो उठना है तो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में उठना है कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। कुछ अफर्मेशन होती है जो रियली वर्क करती है हमारी लाइफ में कि नहीं, आज जो सुबह आप बोलते ना, बहुत आपने पुराने टाइम से लोगों को बोलते सुना होगा कि सुबह सुबह आप जो अपने आप से प्रॉमिस करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। बोलते हैं एक छोटा सा सपना आया, सुबह सुबह आ गया, उससे पूरा दिन, अगर उसी को सोच लिया तो पूरा दिन खराब हो गया। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप मॉर्निंग में क्या माइंडसेट लेके उठते हो, जो कि सर ने कवर किया है कि माइंडसेट आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेना है फिटनेस का। आप फिट रहोगे तो आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी। ये माइंडसेट बना के चलना है आपको कि मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है। अब अफिटनेशन आपको कैसे हेल्प करता है इन सब चीज़ों में? तो सबसे यहाँ पे आप एक सिर्फ मेंबर नहीं हो। जिम मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो 10-12 साल से जिमिंग कर रहे हैं या जिम को जानते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं। आपने किसी भी जिम में वर्कआउट जो अपने यहाँ पे जो मेंबर लाइफ साइकिल है या ऑन बोर्डिंग है वो आपने कहीं पे नहीं देखी होगी। आप यहाँ पे एक मेंबर नहीं हो, आप यहाँ पे एक जर्नी हो। हमारे लिए आपकी एक जर्नी शुरू हो जाती है जिस दिन आप इनरोल करते हो। इनरोलमेंट के टाइम पे आपको बताया जाता है कि आपकी पूरी जो जर्नी है मेंबर की लाइफ साइकिल वो कैसे कंप्लीट होगी। तो इनरोलमेंट के बाद में आपको ऐसे नहीं जज करते हैं कि आपसे नहीं पूछते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे हम बताते हैं कि आपका एक फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट में पता चलेगा कि राइट नाउ आपकी बॉडी कहाँ स्टैंड कर रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आपके वो क्या है और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वो कहाँ स्टैंड करने चाहिए। आपके हाइट के, हर बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग और पैरामीटर्स होते हैं जो इंडियन पैरामीटर्स पे सेट होता है कि इतना वज़न होना चाहिए, इतना फैट परसेंटेज होना चाहिए, इतना मसल मास होना चाहिए। ये सर्टन पैरामीटर्स है जो सेट होते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद में फिर आपकी काउंसलिंग और असेसमेंट होता है कि जैसे कि टेस्ट तो हो गया, इंटरनल टेस्ट हो गया। इंटरनल टेस्ट के बाद में क्या कि स्ट्रेंथ कितनी है, पर्टिकुलर मसल ग्रुप का स्ट्रेंथ कितनी है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कितना है आपका, मस्कुलर एंड्योरेंस कितना है। तो फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं, वो 5 कंपोनेंट पे आपको यहाँ पे प्लान किया जाता है। सबसे पहले आपकी मेंबर जर्नी प्लान आउट होती है। वो मेरे हिसाब से आई थिंक सबकी काउंसलिंग हुई है। किसी की काउंसलिंग बची हुई है क्या? आप में से सबकी काउंसलिंग हुई है? जो फिटनेस टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है। तो ये असेसमेंट के बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कि आपको कैसा फील हुआ जब आपका टेस्ट हो रहा था, असेसमेंट हो रहा था। तो आप में से कोई भी शेयर करेंगे कि आप जब कैसा फील कर रहे थे? मैम प्लीज़। अच्छा लग रहा था कि मतलब यहाँ आने से पहले हमको कोई जान पा रहा है, पहचान पा रहा है, फिर उस पैटर्न पे ही हमें एक्सरसाइज या डाइट सब गाइड किया जा रहा है।
मतलब रेगुलर जो सबको बताया जाता है वही नहीं बताया जाता, सबको एक कॉमन चीज नहीं है, सबको अलग अलग इम्पोर्टेंस मिल रही है, उनको उनके बॉडी के अकॉर्डिंग गाइड किया जा रहा है। एटलीस्ट बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, दैट इज़ द की। बस हम लोग यही पैटर्न सेट करना चाहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपको लोकल जिम्स में या थर्ड टायर सिटी में ये सर्विसेज नहीं मिलेगी। हम मेट्रोज़ में वर्क करके आए हैं, उसके बाद में प्लान किया है कि हम हमारी सिटी में मेट्रो की सर्विसेज यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्लानिंग लेके आए। प्लीज़ सर, असेसमेंट के बाद में आपको क्या आई ओपन हुई? मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जब जिम स्टार्ट की थी और उसके पहले उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो ये कि अपन जब जिम स्टार्ट किया अपन तो उसके पहले कि चलो अब रतलामी है, ये खाना वो खाना सब। Correct. अब मेरी कोई शॉप चांदनी चौक नहीं है, हाँ। सारी गाड़ियाँ आसपास ही रहती हैं। तो हाँ मतलब फोन लगा तो ऑफिस पे चीज चिली सैंडविच भेजते भाई, एक शाम को उसको वाला बर्गर भेजते। अरे मतलब यही चल रहा था डेली कि डेली की चाय कॉफी है। यहाँ आने के बाद जैसे 1 महीना हुआ जिम का, तब भी चल ही रहा था क्योंकि शुरू में तो सब बंद होता नहीं है। हाँ। तो जैसे आप बोल रहे थे बॉडी टेस्ट हुआ, तो अब तब तक तो वैसे जिम पहले करते थे तो खाली क्या है कि हाँ चलो ठीक है जिम से बाइसेप ट्राइसेप ये बॉडी टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ता है कि भैया अभी आपकी उम्र क्या बता रहा है, ठीक है, Correct. बॉडी का जो वाटर लेवल है अपना वो क्या है, फैट Correct. परसेंटेज तक तो फैट परसेंटेज जानते ही थे अपन कि हाँ। फैट परसेंटेज होता क्या है। अब जब स्टार्ट करा तब पता चला कि मुझे अभी 38 37 फैट परसेंटेज मेरे को हाँ। समझा कि यार बहुत ज्यादा है, इसको इतना नीचे चाहिए। Right. फिर धीरे धीरे सब बंद करके अब अपने को खुद को लग रहा है कि अपनी बॉडी एक्चुअली क्या बॉडी का ये मतलब नहीं कि मोटा पतले से हाँ। आपका बॉडी का हल्का बन तब पता चलता है कि जब कोई पहाड़ चढ़ते हो ट्रैकिंग करते हो ना, जैसे बेसिकली मैं जैन हूं तो अब जैसे हमारे लगभग सारे ऊपर ही बैठे होते हैं। हाँ। तो जो ऊपर पहाड़ चढ़ के जाते हैं ना, अब यात्रा करी फिर बाद में यात्रा करी हाँ। तो पहले एक यात्रा करने में ना पसीना निकल जाता है। ऐसा लगता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस 5 चैलेंज है। चढ़ के उतरना उतरे चढ़ के 3 यात्रा करके आया अभी एक दिन। हाँ, हाँ। मतलब अरे वाह। मतलब 3400 सीढ़ियां Great. 3400 सीढ़ियां चढ़ के फिर वापस उतरना, फिर ऐसे कम से कम 11000 सीढ़ियां चढ़ी। तब लगा कि यार बॉडी हल्की अब लगी है, तो अब क्या सैंडविच वेंडविच में ये जो खाना क्या नहीं खाना अब समझ में आया। चाय भी नहीं पीता हूं मैं। मतलब अरे वाह। अब लग रहा है कि हाँ ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। अब जो चीज Correct. अच्छी है वो खाओ, जो चीज अच्छी नहीं है अब बॉडी को फैट जैसे 27 हो गया तो सर ने बोला कि इसको लाके 22 तक लाना है। तब पता चला कि हाँ बॉडी का फैट ये होता है। जिम में आने के बाद ही पता चला अरे कि क्या है, मतलब आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं। और आगे इसको जैसे आपने बोला डिसिप्लिन जो है, अपन ये नहीं चाह रहे कि अपने कोई बहुत बड़ा वो कोई अचीवमेंट हासिल करना, लेकिन ये है कि बस रेगुलर जो अपना चल रहा है वो हमेशा मतलब चले सालों साल वही चीज है। अरे वाह, ये माइंडसेट आपने बनाया है, यही इम्पोर्टेंट है। ये माइंडसेट ही इम्पोर्टेंट होता है जो आपको एक डिसिप्लिन में रखने के लिए एक बैलेंस करता है, पुश करता है कि आपने पहले ही माइंडसेट बना दिया कि मेरे को लाइफ टाइम फिट रहना है। बस लाइफ टाइम फिट रहना है इन द सेंस कि अब आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी है, करेक्ट न्यूट्रिशन भी खाना है। पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाना है, इसके लिए भी जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाना है, बर्गर क्यों नहीं खाना है, क्यों, ये कहाँ पर ट्रिगर करता है, आपका माइंडसेट हो जाता है वो इससे। आगे सर ने बताया ना कि जैसे अब आप जिम नहीं आ रहे हो, अब हाँ। आप बहुत खा ही लो बैठ के घर पे, Correct. तो फिर आप तो आपका वो शरीर तो है तो पहले की सीधी सी बात है। और अगर आप Correct. जिम आ रहे हो और 1-2 महीने में मेरे मन भी हो गया कि मुझे दाल रोटी खा हाँ। ली है, तो आप कंटिन्यू जिम चल रहे हो ना, आपको पूरे साल जिम के हो गए लगभग तो आपको Right. बॉडी पे एकदम इफेक्ट नहीं करेगा। राइट, क्योंकि बॉडी को बॉडी को पता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है और कौन सा गुड फूड है, कौन सा बैड फूड है, उसको कितनी देर तक रखना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेरी काउंसलिंग सेशन के एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग बताते हैं कि मैम हम 3 महीने प्रॉपर डाइट पे थे, उसके बाद में एकदम से मैंने वो दाल बाटी खा ली तो उसके बाद मेरे को लूज मोशन हो गए, वॉमिट जैसा फील होने लग गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 6 मंथ की प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशन डाइट पे थी, उसके बाद में मेरे को मन हुआ कि दाल रोटी खानी है आज, तो मैंने एक साथ में 6 रोटी और दाल खा ली, मेरे को तुरंत ही वॉमिट हो गई क्योंकि बॉडी को पता है कि ये चीज़ काम की नहीं है, तो इसको कैसे उसको वेस्ट मटेरियल में ले जाना है या फिर कैसे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो वो बोलते हैं ना कि एक डाइटिंग करना ये कोई एक टफ काम नहीं है, कोई जर्नी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है कि आपको फिट रहना है, ये आपकी चॉइस है। अनफिट रह करके अनहेल्दी खा सकते हो, बट फिट रहना जब हमारी चॉइस बन जाती है तो हमारा माइंडसेट भी क्लियर हो जाता है कि फिट रहना है तो करेक्ट न्यूट्रिशन पे रहना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और हमारी कम्युनिटी, जब आप फिट रहने का माइंडसेट बनाते हो तो आपके बोलते हैं ना, जब 5% का एक सर्कल होता है वैसे आप होते जाते हो। आप वो सर्कल कट डाउन करते जाते हो, जहाँ पे आपको अनहेल्दी फूड्स मिलते हैं, अनहेल्दी टॉक्स मिलती है, वो आप सर्कल को कट डाउन करके एक हेल्दी सर्कल में आते जाते हो। तो ये बहुत अच्छा है अपनी लाइफ
अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड ऑन करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। नाउ एक और पार्ट है जो कि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता होगा कि सप्लीमेंटेशन को लेकर के। सप्लीमेंटेशन क्या है, सप्लीमेंट हम क्यों करते हैं, कितना ज़रूरी है, अच्छा है या नहीं है, उसको मैं कवर करती हूँ। सप्लीमेंटेशन में आप मेरे को बताओ कि सप्लीमेंट्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो, कौन कौन से सप्लीमेंट, एक एक सप्लीमेंट का नाम बता पाओगे आप प्लीज सर? सप्लीमेंट, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, वेरी गुड, मैग्नीशियम, जिंक, एक कॉपर, हाँ ये सब रहते सप्लीमेंट्स। प्लीज़ मैम। और वो क्या क्रिएटिन भी रहता है। हाँ, जैसे सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट अभी आपने समझा, तो मैक्रो और माइक्रो को भी सप्लीमेंट, जैसे प्रोटीन बोलते हैं ना मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा बोलते हैं ना कि मैक्रो है वो तो क्यों सप्लीमेंट करना है, माइक्रो है तो क्यों सप्लीमेंट करना है, बिकॉज जो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल अभी चल रही है, जो करंट फूड सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अभी अच्छा बचा ही नहीं है। ऑर्गेनिक फूड भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारी रिसर्च में देखने को मिलता है कि वो भी हेल्दी नहीं है। अब ऑर्गेनिक बनाया जा रहा है, उसके बाद में भी पैसा कमाने का ज़्यादा है ज़रिया उसमें, और जो मिलना चाहिए एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड वाला, जैसे 3-4 चीज़ें होती है, मेन होता है लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम कुक करके खा नहीं सकते, किसी की लाइफस्टाइल की वजह से ट्रिगर आ जाता है कि जैसे मेरी 6 to 6 की जॉब है या 9 to 9 की जॉब है, 9 to 10 की जॉब है, और उसके बाद में मैं हाउसवाइफ भी हूँ, तो मेरे को घर का भी देखना पड़ता है, बच्चे भी हैं तो बच्चों का भी देखना पड़ता है। तो वो केस में लाइफस्टाइल चेंज है और फिर भी हमने डिसीजन लिया है हेल्दी होने का, तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। सप्लीमेंट इज़ नॉट लाइक कि कोई बड़ा वो नहीं है कि कोई ड्रग है या उसको हम खाएंगे तो हमारा 3 महीने खाएंगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, उसके बाद में वेट गेन हो जाएगा। ये सब मिथ है। इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि जब आप सप्लीमेंट कर रहे हो, लाइक सप्लीमेंट जो ऐसे देखा होगा ना कि अपन जब एग्जाम देते हैं तो एक मेन पेपर कॉपी होती है और एक सप्लीमेंट्री कॉपी होती है। सप्लीमेंट्री मीन्स आपके पास में आंसर अभी भी बचा है लिखना, बट आपके पास में जो कॉपी है वो इनफ नहीं है, इसीलिए आप सप्लीमेंट कर रहे हो, उसको सप्लीमेंट्री लेकर के उसमें लिख रहे हो। वैसे ही आप जो खाना खा रहे हो उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू इनफ नहीं है, और वो न्यूट्रिएंट पर डे की काउंटिंग में आपको कंप्लीट करना है, इसीलिए आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन डी का टेस्ट सबने सुना होगा। मैं पर्टिकुलर एक की बात कर रही हूँ जो सबने सुना है, विटामिन डी का टेस्ट सबने सुना होगा। तो डी की डेफिशिएंसी के लिए वो बोलते हैं कि आप सनलाइट में, पूरे दिन कोई सनलाइट में खड़ा नहीं रह सकता है और रोज नहीं खड़ा रह सकता है उसको कवर करने के लिए विटामिन डी को, इसीलिए हम उसको सप्लीमेंट करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उसको बैलेंस करने के लिए, और उसके साथ में हम कैसे हेल्दी रह सके। आज सबकी ज़िंदगी भागदौड़ वाली है, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस में। किसी बच्चे को भी पूछोगे ना कि पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, बड़ों को पूछोगे बिजनेस मैनेजमेंट का स्ट्रेस है, और ज़्यादा एज में पूछोगे बीमारियों का स्ट्रेस, बीमारियाँ चल रही है बॉडी में इसलिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस आज सबको है, तो इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसके साथ में भी उसको भी कंटिन्यू करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हेल्दी रहने के लिए अगर मैं बोलूँ कि रोज़ सुबह 6 बजे ही वर्कआउट करना है आकर के जिम में, तो देखो मैं भी मैनेज नहीं कर पाऊंगी अगर 800 लोग सुबह 6 बजे ही आ जाएंगे यहाँ पे, तो और आप भी मैनेज नहीं कर पाओगे कि रोज़ सुबह 6 बजे नहीं जाना। और अगर यही हो जाता, अगर यही फिक्स हो जाता कि सुबह ही वर्कआउट करना ज़रूरी होता है, आप पूरे दिन नहीं कर सकते हो, तो कोई फिट नहीं रह पाता। इसीलिए जब सिनेरियो चेंज होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें मोल्ड करनी पड़ती है। वैसे ही सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जिम ओपन रहता है, तो आपके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जब टाइम मिले तब फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सुबह सुबह ही वर्कआउट करना चाहिए, या ऐसा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के हार्मोनल्स कैसे आप फ्री हो। जैसे आपके दिमाग से आप फ्री हो कि मेरे पास में अभी ही टाइम है, आप सुबह रश करके आओगे, 5 किलो का डंबल भी आपको लगेगा 50 किलो जितना, क्योंकि वो दिमाग में 4 काम होंगे ना, वो नहीं रहेगा, माइंडसेट नहीं होगा आपका। इसीलिए जब आपको टाइम मिलता है तब आपको वर्कआउट करना चाहिए। इस तरीके से आप जो सप्लीमेंटेशन वाला टॉपिक था मेरा, उसमें ये है कि प्रोटीन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। अब नॉन वेजिटेरियंस में भी जो आज आप देखोगे कि अगर खाने वाले इतने ज़्यादा हैं और कंज्यूम करने वो प्रोडक्शन कम है,
तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल ही बन रहा है वो भी, इसीलिए हम उसको भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। वेजिटेरियंस में हम नहीं बोल सकते कि दूध आज जो 10 साल या 20 साल पहले जहाँ से दूध सोर्स किया जाता था, जो गाय का दूध होता था, गाय जो खाती थी पहले आज भी वही खाती है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आज वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आज आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो फार्मिंग कर रही है अलग तरीके से, तो उसमें पेस्टिसाइड्स भी जैसे सर ने कवर किया था, तो वो सारी चीज़ें होती है जिस वजह से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। हम सप्लीमेंट इसलिए करते हैं उन चीज़ों का, जैसे प्रोटीन का सप्लीमेंट हम इसलिए करते हैं कि प्रोटीन आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, एक तो ईजी है, ईजी टू अवेलेबल है, ईजी टू कंज्यूम है, इसीलिए वो लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा वो हेल्दी है, बजाय कि अभी जो जैसे कितना अब 100 ग्राम प्रोटीन किसी की रिक्वायरमेंट है बॉडी की कि 100 ग्राम प्रोटीन बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अब 100 ग्राम प्रोटीन के लिए अगर आप पनीर खाओगे तो पनीर खाने के लिए पनीर में लैक्टोज भी है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंसी हो जाती है, अभी आजकल जो बहुत सारी बीमारियां अभी नई नई चल रही है, तो बहुत सारे लैक पॉइंट्स है कि हम बेसिक फूड पे, मतलब जैसे बेसिक फूड पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, पर पूरे दिन में 1 या 2 या 3 मील पे उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैक्रो और माइक्रो का जो डिफरेंस आपको सर ने समझाया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही हार्मोन्स को सफ़र करने के लिए, चलने के लिए, बॉडी के अंदर हार्मोन्स कैसे फंक्शन करेंगे उसको भी सपोर्ट करते हैं। आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में सिर्फ ईंट से ही घर नहीं बनता है, ईंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रेत भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। तो इसी तरीके से मैक्रो जो बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, माइक्रो जो 10 ग्राम से नीचे, मोहित सर ने आपको समझाया था, तो 10 ग्राम से नीचे 10 ग्राम से नीचे की जरूरत जो रिक्वायरमेंट होती है वो माइक्रो की होती है, बट वो रोल, उनका इतना बड़ा रोल होता है कि आप सिर्फ मैक्रो से अपनी बॉडी को सर्वाइवेलेंस पे नहीं ले जा सकते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़े रोल करते हैं, इसीलिए आपको उसको सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है कि अपन उसको सप्लीमेंट कर लें। बस ये है कि कौन सा सप्लीमेंट किसको करना चाहिए, उसके लिए अपने यहाँ पे काउंसलिंग होती है। आपको आपके कोच से बात करनी है आपको कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो डाइट और आपके उसमें बैलेंस मील है तो ओके, अदरवाइज आपको ऐसा है कि बैलेंस मील आपके कोच ने आपको लिख के दिए, गाइड किया, उसके बाद में भी आप उसको नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि राइट माइंडसेट नहीं बन पाया था, क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया था माइंडसेट में, तो आप कल से ही अपने कोच के साथ में फिर से बैठे और अपने फिर से काउंसलिंग कराएं और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके बॉडी जो आपका BCA होता है, BCA के अकॉर्डिंग आपको कितना मल्टीविटामिन्स, और जो बोलते हैं ना आप मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए। मल्टीविटामिन्स मतलब आप ये बोलोगे कि पर्टिकुलर ना एक मल्टीविटामिन की जो दवाइयाँ आती है मार्केट में, तो सिर्फ मल्टीविटामिन लेने से ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि कुछ प्रोडक्ट के बीच में, मतलब कौन से ब्रांड के लेना है, उसमें क्या है। ये क्या होता है कि अपन जाते हैं, कभी बोल देते हैं मल्टीविटामिन दे दो, वो मल्टीविटामिन दे देता है, पता लगा कि उसमें मल्टीविटामिन के नाम पे विटामिन A जो सबकी सस्ता वो होता है, वो कंटेंट उसमें ज़्यादा डाल दिया है, और जो इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए बट वो महंगे हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े से डाल दिए जो कि अपनी डेली रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट नहीं करते। इसीलिए इस पर भी नहीं जाना है कि कोई मल्टीविटामिन 50% ऑफ में मिल रही थी, वो ऑर्डर कर लिया, आप खा रहे हो, आप अपनी बॉडी के लिए फूड चूज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो हेल्दी हो, अप्रोप्रिएट हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो और खा भी हो रहे हो, जो कि बस खा रहे हो और वेस्ट हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक गाइडेंस और कोच की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैं हूँ, मोहित सर है, RD सर है, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे सारे कोचेज़ हैं जो अवेलेबल है, जो आपको कनेक्ट करते हैं। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अफिट नेशन आपके साथ में है हेल्प करने के लिए। न्यूट्रिशन प्लानिंग को लेकर के ऐसा है कि जैसे वही मैं जो अभी कंटिन्यू कर रही थी, वही कि न्यूट्रिशन प्लानिंग के लिए आपको आपके कोच से कनेक्ट करना होता है। कोच से कनेक्ट करके आपका BCA करवा के, और उसके बाद में आपकी डेली लाइफस्टाइल आपको बतानी होती है, ईटिंग हैबिट्स आपको बतानी होती है, स्लीप पैटर्न आपको बताना होता है, वेकअप टाइम, सोने का टाइम, वर्कआउट किस टाइम पे कर सकते हो। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बैलेंस मील आपका बनता है कि एक बैलेंस डाइट ये आपको फॉलो करना है। फिर अगर उसको फॉलो करने में भी आपको कभी भी कोई इश्यू आ रहा है, या माइंडसेट को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट आता है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे भी बोलोगे कि मेरी
मैम से या सर से कनेक्ट करा दो, या फिर ये मेरे को एक्चुअल में आप किसी को भी बताओगे, जय को बताओगे, गौरी को बताओगे, अगर उनके पास में आंसर अवेलेबल होगा, टाइम अवेलेबल होगा, तो वो उसी टाइम पे आपको हेल्प कर देंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कनेक्ट कराना चाहिए या सर से कनेक्ट कराना चाहिए, तो वो बहुत ही जल्दी वो कनेक्ट करा देंगे। तो एटलीस्ट हमारा जो मोटिव है कि जो भी क्लब मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसकी एक मेंबर लाइफ साइकिल चले, एक जर्नी चले, जिसमें जब भी हम लोग चेंजेस देखते हैं ना, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है, 45 डेज बाद में आपको चेंजेस नहीं आते हैं, तो हमने 1.5 साल में ये महसूस किया था कि लोगों को माइंड में क्लियर नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, वर्कआउट कितना करना है, इस वजह से ये वो कर नहीं पा रहे, रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखेंगे जिसमें सबको मतलब जैसे जो लोग आ पाते, क्योंकि संडे सबके लिए बिजी स्केड्यूल होता है, तो जो लोग आ पाते हैं वो यहाँ आकर के सुने, क्वेश्चन आंसर सेशन में रहें, और जो नहीं आ पाते हैं वो एटलीस्ट लाइव ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे, जिससे कि जो क्लब का जो हमारा मोटिव है कि हर एक इंसान जो यहाँ आ रहा है उसको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सही क्या है, सही खाना क्या है, सही वर्कआउट किस तरीके से करना है, लाइक दैट। मुझे लगता है कि आप सबको थोड़ा अच्छा कुछ तो माइंड ओपनिंग या आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाला। आगे सर। दाल बाफले की अभी बात हुई थी। देखिए, दाल बाफले जो है, एक चीज़ तो मैंने आपको मेटाबॉलिक एडाप्शन में सिखाई थी। अगर आप कंटिन्यूसली एक क्रैश डाइट कर रहे हैं या ऐसी डाइट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन है, सैलड्स खा रहे हैं, बिल्कुल फैट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, हैवी खाना नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एडाप्शन स्टेट अचीव कर लेती है। उससे क्या हो रहा है, आप अगर कहीं बाहर गए, समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, तो ऑब्वियसली बॉडी को पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, उसको पता ही नहीं है कि उसको प्रोसेस कैसे करना है। इसलिए मैंने ये चीज़ कही थी, हर 3 महीने में या हर एटलीस्ट 1.5 महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सॉर्ट ऑफ जंक फूड ही कह लीजिए, दाल बाटी जंक फूड में नहीं आती है ना, तो ऐसी कोई चीज़ें खाइए जो आपके डाइट रूटीन से अलग है। रिलेटेड टू दाल बाटी, अब उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, दाल बाटी क्या होता है, दाल बाटी हो गया या बाफले हो गया, उसका आटा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करना पड़ता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक। तो अब बॉडी को अगर आदत नहीं है, आपने हमेशा सॉफ्ट फूड खिलाया है, चावल खिलाए हैं या हेल्दी सिर्फ हेल्दी चीज़ें खिलाई है, तो ज़्यादा प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, वो बात यहाँ आ जाती है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें देते रहनी है। सेकंड चीज़, दाल बाटी या दाल बाफले ये कभी भी बिना घी के नहीं खाना है। घी जो होता है एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं, उस समय वो एज अ लैक्सेटिव यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कैलोरीज ऑब्वियसली थोड़ी मिलेगी, पर इतना भी घी नहीं लेना है कि 1 पली, 2 पली, 3 पली, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में। इवन दाल बाफले भी लिमिट में खाइएगा। तीसरी चीज़ आती है दाल। दाल ये एक बहुत हेल्दी फूड होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। दाल बाफले के अंदर मसाले डलते हैं, तेल जो डलता है वो पीनट ऑयल होता है। पीनट ऑयल इज़ एज गुड एज अपन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल वो अंग्रेज़ों का है, इसलिए अब बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, बट उसके अंदर म्यूफा प्यूफा सभी चीज़ें सफिशेंट तरीके से अवेलेबल है। सिर्फ कमी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की, जो आप अगर 100 ml एक दिन में अगर ऑलिव ऑयल खाएंगे तब आपको जाके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इसीलिए आजकल फिश ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें लोग ले रहे हैं। तो पीनट ऑयल बेस्ट है, उसके अंदर मसाले जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे, आपको मोटा नहीं होने दे रहे, ओके, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है मसालों से। तो इन द एंड में यही कहूँगा कि दाल बाफले बुरे नहीं है, ठीक है। अरे अंग्रेज़ों को तो मैंने सेव भी खिला दी, सेव के लिए एक्सेप्टेंस आ गया लोगों का, रिसर्चर्स का बस। तो अपन जो चीज़ें खाते हैं ना, बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, वो चीज़ें सभी अच्छी है, किसी ना किसी रीज़न से वो बनाई गई है, ठीक है। गराडू हो गया, गराडू ये आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, वो आता ही ठंड में इसीलिए है। सेकेंडली आपकी सेव के अंदर जो मसाले यूज़ होते हैं, ये एक बहुत मस्त वाला आयुर्वेदिक ब्लेंड होता है, पर हाँ, बहुत ज़्यादा खाएंगे, गंदे तेल में बना हुआ खाएंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं है, वो आपको, हाँ। उसके बाद एक चीज़ बताऊंगा, जो पैकेट वाली चीज़ें होती है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो एंटी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसी है कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ये सारी चीज़ें खा के हमारी बॉडी का अगेन
मेटाबॉलिक एडाप्शन और एक फिजियोलॉजिकल एडाप्शन, ये दोनों चीज़ें आ चुकी है। पापा ही कई रिसर्च में थे, वो इक्का में थे, वो बताते थे कि लोगों का डीएनए अभी ऐसा चेंज हो गया कि अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही है, ऑर्गेनिक चीज़ें प्योर मिल रही है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते या डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो वो रीज़न है। तो फिर भी कोशिश कीजिए कि प्रिजर्वेटिव्स लिमिट करें, घर का खाना खाएं, और बाहर का भी अगर कुछ खाना है तो ऐसी जगह खाएं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं, पैकेट वाला फूड नहीं। पैकेट फटता है तो पेट बढ़ता है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखिए हमेशा। एक चीज और है, तो बहुत सारे माइंड में कहता मीठा, हाँ हाँ मीठा खाने से वजन बढ़ता है। मीठे खाने से ये तो खाता ही नहीं, हाँ। मतलब जनरली इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कभी आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं कि हाँ। बिल्कुल अगर इसको आ रहे हो आप तो बंद ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है, क्या है इसका? नहीं, अगेन बात आती है मेटाबॉलिक एडाप्शन की। अगर ऑब्वियसली आप अगर फैट लॉस जर्नी में हैं तो आप रेस्ट्रिक्ट करें, पर ऐसा नहीं करना है कि 3-4 महीने कुछ खाया ही नहीं, बीच बीच में शुगर दीजिए, नहीं तो आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा बॉडी में। और जिस दिन आप चालू करेंगे उस दिन वो इंसुलिन ऐसा इम्बैलेंस होगा कि आपको फिर डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चीज़ कोई भी कभी पूरी तरह से बंद नहीं करना है, टाइम टू टाइम उसको बीच बीच में पता, अपनी बॉडी को पता होना चाहिए कि हाँ दुनिया में ये भी चीज़ है जो खाने में। कि सर अभी आपने जरानों की बात करी तो हाँ। एकदम सीधा। बिल्कुल जलेबी को आप दूध में डाल के खाइए, अपनी जो रबड़ी होती है उसमें खाइए। रबड़ी में फ़ैट होता है, फ़ैट के कारण उसका शुगर का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन आपका स्पाइक नहीं होगा। तो दूध जलेबी तो अपन बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, सबसे बेस्ट चीज़ वो है। अपने पुरखों ने बहुत चीज़ें छाट के बनाई हुई है, मतलब एक महीने में एक आध बार खा सकते हैं। ऑब्वियसली खा सकते हैं, इतना तो बनता ही है। अब ठंड का माहौल है, सिर्फ ठंड में ही मिलेगी वो सब चीज़ें। हाँ, गाजर का हलवा है, मूंग का हलवा है, फिर शुगर और ये जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, हाँ। उसमें क्या बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, जो आर्टिफिशियल शुगर है, मतलब अपन जो वो टेबल शुगर खाते हैं ना, वो आर्टिफिशियल शुगर है, रिफाइंड वाली। उसके अंदर आपको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। पर जो एक्चुअल शुगर होती है, जो बॉडी को पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है, वो होती है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत ईजी टू कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को एज अ एनर्जी बनाती है। अब वो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज कन्वर्ट होता है लीवर के थ्रू ग्लूकोज में, वो बहुत इजीली हो जाता है। बट अब जब शुगर की बात आती है, शुगर में क्या है, आपने ग्लूकोज है, सुक्रोज है, और क्या नाम एक और बताया था, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है उसके अंदर। ठीक है, तो आप तीनों को अलग अलग तरीके से उसको ब्रेक डाउन करना है, तो वो दिक्कत बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस देती है ऑब्वियसली। ठीक है, बट हाँ, अब एक चीज़ और बहुत लोगों ने मुझसे पूछी है कि हम गुड़ ले सकते हैं या गुड़ है ना, शक्कर की जगह गुड़ ले सकते हैं, चाय का टेस्ट बढ़ाना, या बहुत लोगों को लगता है वो एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है शुगर के लिए। खांड करके कुछ आती है, ब्राउन शुगर, हाँ वो ब्राउन शुगर होती है, हल्का सा भूरा रंग होता है उसका, वो प्योर फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज होता है। वो जस्ट गन्ने से निकलता है। गन्ने को जब, गन्ने के रस को जब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन आते हैं। जैसे शहद में आपने देखा होगा, शहद में क्रिस्टल फॉर्म होता है, वो एक नेचुरल शुगर है, वो आपके लिए बेस्ट है। हाँ, ये शक्कर बेस्ट है। उसमें आप इवन आपको अगर रिप्लेस करना है तो आप हनी से रिप्लेस कीजिए, आप गुड़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। गुड़ के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी है, उसमें बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। विटामिन्स एज सच नहीं होते, पर मिनरल्स बहुत होते हैं उसमें। हाँ, पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेरियंस में पोटेशियम के लिए सोर्स ही नहीं है कोई खाने में। हाँ, तो गुड़ एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है उस चीज़ के लिए। ठीक है, टेस्ट तो मुझे इवन गुड़ का ज़्यादा अच्छा लगता है। डिम्पल मैम भी, हम दोनों ही हैं जो यहाँ पे गुड़ वाली चीज़ें ही खाते हैं सारी। हाँ, ये तो कोशिश कीजिए कि जहाँ रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ करें। और एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी, मैंने हनी का बताया था, तो हनी को गर्म कभी नहीं करते। 80 डिग्रीज़ के ऊपर कभी भी हनी को गर्म नहीं करना है, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज हो जाते हैं। वो इवन शुगर भी उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाती है केमिकली, तो वो चीज़ कभी नहीं करें। गुड़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुड़ को आप देसी से रोटी
ज्वार की रोटी जो ये जो होती है उसमें हाँ हम लोग करते हैं। उसमें भी कर सकते हैं बिल्कुल। जो हाँ। आपने प्रिजर्वेटिव्स का बताया था जैसे फ्रोजन वेजीज वगैरह रहती है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। फ्रोज़न वेजिटेबल्स और प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फ्रोज़न क्या होता है कि आपने एक फॉर एग्जांपल अभी मटर आ रहे हैं, तो मटर आपने लिए और वो फ्रीज़ कर दिए। फ्रीज़ करने से आपने मतलब इवन बड़ा गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो नेवी में यूजुअली ऐसा होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे घर पहुँचाना होता है, तो उसे फ्रोज़न बॉक्स में रखा जाता है ताकि वो चीज़ डिकम्पोज नहीं हो। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी सी डिकम्पोज होती है बट उस लेवल से डिकम्पोज नहीं होती क्योंकि उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे जाके। तो मतलब डिहाइड्रेट कर देते हैं। हाँ, डिहाइड्रेशन अलग चीज़ हो गई और फ्रोज़न प्रिजर्वेशन वो अलग चीज़ है। डिहाइड्रेट करना मतलब एक तरह से आपने पानी निकाल दिया तो उसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा। ठीक है, और फ्रीज़ करना मतलब -18 डिग्री पे यूजुअली हर कोई बैक्टीरिया, ये ऑन एन एवरेज एक फिगर निकाला गया था रिसर्च के बाद, -18 डिग्री या उससे नीचे जब टेम्परेचर जाता है किसी भी फूड का तो उस समय उसके बैक्टीरिया सारे इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो एक बहुत आइडियल मेथड होता है फ्रीज़ का। सॉरी, हाँ बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, बहुत तो नहीं बोलूँगा बट हाँ कंसिडरेबली। अगर एक चीज़ 1-2 दिन में ख़राब हो रही है तो शायद वो 2 महीने में ख़राब होगी। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, देखिए अपना जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग हर एक आपका जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जैसे सुक्रालोस हो गया, स्टीविया हो गया, स्टीविया तो खैर नेचुरल है तो उसका कोई उन्होंने RDA दिया नहीं है। सुक्रालोस के लिए उन्होंने रिकमेंडेड डेली अलाउंस दिया है तो आप उसे फॉलो करें। वैसे ही हर एक प्रिजर्वेटिव के लिए भी वो बताते हैं तो उसको फॉलो करना है आपको। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर एग्जांपल दो, शुगर फ्री का जो बॉक्स आता है येलो वाला, वो हाँ नहीं स्टीविया वाला नहीं है, मैं सुक्रालोस की बात कर रहा हूँ। स्टीविया वाला वो ग्रीन आता है ना, तो येलो वाला जो बॉक्स आता है उसके मैक्सिमम आप 5 स्पून एक दिन में ले सकते हैं, वो सेफ़ है। उससे बाहर जब जाएंगे तो वो आपके लीवर को भी धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करेगा। सैंडविच अगर ब्राउन ब्रेड में बना हुआ है ना तो बहुत हेल्दी चीज़ है। वो अपने को बोला जाता है कि वो ऐसा है वैसा है, एक्चुअली मैदा दिक्कत करता है, सिर्फ इतनी बात रहती है। मैदे के कारण लीवर को मैदा डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारा सिक्रेशन करना पड़ता है। मैदा चिपक जाता है इंटेस्टाइन में वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, सही बात नहीं है ये। मैदा कहीं नहीं चिपकता है, इंटेस्टाइन बहुत स्मार्ट चीज़ है। मैगी में भी सेम चीज़ है, तो कोशिश कीजिए नेचुरल आटे की चीज़ें हो। जैसे मैं शुगर फ्री चाय लेती हूँ हाँ। और मिठाई कभी कभी खा लेती हूँ, ओके। तो वो तो कोई ऐसा वैसा नहीं है ना कि यहाँ शुगर अपन रोज ले रहे हैं। शक्कर इसमें चाय ज़्यादा इफेक्ट करती है या ऐसे मिठाई खाना वो ज़्यादा? चाय ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि फ़ैट जो होता है, हाँ नहीं फ़ैट जो होता है मिठाई में यूजुअली फ़ैट होता है, मावा होता है उसमें, नॉर्मली दूध की बनी होती है मिठाई है ना, तो उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है। वो फ़ैट आपके शुगर का एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा आपका। तो मिठाई खाना एक लिमिट में वो ठीक है, बट आप चाय जब लेते हैं ना तो चाय के अंदर फ़ैट नहीं है, आपने पानी डाला है, उसमें दूध थोड़ा सा डाला है ताकि सिर्फ कलर आ जाए, यूजुअली ऐसा होता है। तो और शुगर है, शुगर 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे डाल दिया आपने, तो वो शुगर डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, इंसुलिन एकदम से बढ़ेगा। वो जो एकदम से बढ़ने वाला इंसुलिन होता है वो दिक्कत करता है। हाँ, ये जैसे बोलते हैं मल्टीविटामिन या खाने से मोटापा बढ़ता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं ऐसा कभी नहीं होता है। मल्टीविटामिन्स मतलब वो बेसिकली विटामिन है, उसमें तो कैलोरीज ही नहीं होती है, मोटापा कैसे बढ़ेगा? मैंने ऐसा कई लोगों से सुना, बोले कि अच्छा आप मल्टीविटामिन खा रहे हो ना, इसलिए मैंने कई बार नहीं, मेरा ने मुझे दिया था, हाँ हाँ तो मैं कई बार बीच में स्किप कर देती कि मोटापा नहीं बढ़ जाए। मल्टीविटामिन्स में पहली बात कैलोरीज नहीं होती है, ठीक है। अब जब आप विटामिन्स देते हैं बॉडी को तो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और आइडियल फंक्शनिंग के लिए
बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए जो होता है आपके आँखों के लिए और ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें विटामिन B12 आपका इम्यून सिस्टम का इम्प्रूव करने का काम करता है। फॉलिक एसिड आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने का काम करता है। विटामिन सी आपके हेयर, स्किन, इन दोनों को मेंटेन करता है। विटामिन डी आपकी ओवरऑल जो मस्कुलर हेल्थ है, इम्यून सिस्टम प्लस आपकी बोन हेल्थ, इसके ऊपर काम करता है। और विटामिन ई जो होता है वो भी स्किन और हेयर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। और के, चोट लग जाती है तो जो चोट भरती है, घाव जो भरता है वो विटामिन के कारण भरता है। तो इस तरह से विटामिन सारे सभी का अपना अपना एक अलग काम है। तो इस तरह से सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मल्टीविटामिन लेने का रीज़न जो हमेशा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आजकल की लाइफस्टाइल में, एक तो पेस्टिसाइड्स सबसे ख़राब चीज़ है, जो वो एक्चुअली एंटी न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट अगर किसी चीज़ में तो वो उस न्यूट्रिएंट को या तो मार देंगे या उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल में मेरे पास विटामिन ए अराउंड 300 मिलीग्राम्स अगर मिल रहा है तो वो उसको बायो अवेलेबिलिटी कम होने के कारण बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। तो वो रीज़न होता है कि मल्टीविटामिन अपने को लेने अच्छी बात है, ये लेने ही चाहिए। हाँ बराबर, एक होते हैं, हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। बहुत बार आपने सुना होगा कि विटामिन्स को मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो नाश्ते के बाद ही आपको लेनी है। पर विटामिन सी की अगर टैबलेट है, लिम्सी बहुत लोगों ने ली है, तो वो अपन खाने के पहले या कभी भी रैंडमली ले सकते हैं। उसका रीज़न होता है कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में जब जाएंगे तो वो फैट के साथ में मिक्सअप होके उसके बाद में ही एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन के थ्रू। अगर बॉडी में या आपके इंटेस्टाइन में फ़ैट उस समय अवेलेबल नहीं है तो वो एज अ इंट्रूडर रिएक्ट करेंगे कि बॉडी को नहीं पता है कि उनको अब मुझे प्रोसेस कैसे करना है। तो उस चीज़ के लिए, उस कारण से कहते हैं कि जो मल्टीविटामिन्स होती है वो हमेशा खाने के बाद लेनी है। ओके, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, कोई एग्जांपल? विटामिन सी आता है, बी आता है, बी का पूरा प्रोफाइल उसमें आ जाता है, और विटामिन के। ये तीन जो होते हैं ये ब्रेकफास्ट के साथ, हाँ ब्रेकफास्ट के साथ, मतलब कोई भी आप फूड ले रहे हैं हैवी फूड चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने दूध पी लिया उसके ऊपर मल्टीविटामिन ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो तीन होते हैं विटामिन्स, ये आप कभी भी ले सकते हैं दिन में, बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो आपको खाने के साथ ही लेने हैं। अदरवाइज़ उल्टी होना, जी घबराना, ये सारी चीज़ें आपको शुरू हो सकती है। सुबह खाली पेट कॉफ़ी पीना, क्या ये हेल्दी है या नहीं? अच्छा, कितने लोग पीते हैं चाय या कॉफ़ी? खाली पेट कौन कौन क्या लेता है? ठीक है, देखिए आयुर्वेद हो या अपना मॉडर्न साइंस हो, दोनों के हिसाब से पहली मील, पहली जो आप फीड दे रहे हैं बॉडी को, एक लंबे से फास्ट के बाद 8-1 घंटा तो हम फास्टिंग करते हैं, इसलिए जो पहली मील होती है उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है, आप जैसे ही कोई फीड देते हैं बॉडी को तो उस समय बॉडी उस चीज़ के लिए एकदम से रिएक्ट करती है, क्योंकि उसको मतलब कोई बहुत समय बाद कोई चीज़ मिली है तो वो एकदम से उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। अब बात आती है कैफ़ीन की। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है और वो एक न्यूट्रोपिक है, मतलब आपके ब्रेन को हिला भी सकता है और बैलेंस भी कर सकता है। आप किस समय ले रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो खाली पेट कॉफ़ी लेना ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती, खाली पेट चाय लेना ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, चाय के साथ में थोड़े बिस्किट लीजिए, कुछ रोटी होती है, रोटी का रोल बना के ये चीज़ें लीजिए। कॉफ़ी के साथ में भी सेम वही चीज़ लीजिए, तो वो चलता है सर। अच्छा, कॉफ़ी ये स्ट्रेस बढ़ाने वाला बहुत बड़ा एलिमेंट है, कॉफ़ी और चाय। स्ट्रेस बढ़ता है इससे, नेचुरल जो एक प्रोसेस होता है ना, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि आपने उस निकोटीन की, उस कैफीन की बॉडी को इतनी आदत डाल दी है कि उसके बिना वो सस्टेन ही नहीं कर पा रही है। तो हाँ, अब बॉडी को क्या लगा कि ये वापस एडॉप्टेशन वाली चीज़ आ गई, बॉडी ने अडॉप्ट कर ली वो चीज़ कि ये मुझे मिलना ही है, वो थर्ड सोर्स से मिलेगा, मुझे खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को। आजकल जो डाइट को जीरो कैलोरी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रही है उसका
देखिए डाइट कोक तो बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन कर दिया है क्योंकि उसके अंदर एस्पारामेट होता है जो कैंसर को बहुत ज़्यादा एलिवेट। से रिकॉर्ड कर लूं। मेरा बेटा बहुत मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल शुगर फ्री बोले, शुगर फ्री है, इससे कोई नुकसान नहीं है। उसे बोला था आज आ जा, लेकिन वो नहीं आया। ओके देखिए इसमें क्या होता है, शुगर फ्री कोई भी पेप्सी है, थम्स अप है या इवन डाइट कोक होती है, इसके अंदर एस्पारामेट होता है। एस्पारामेट ये बहुत सी कंट्रीज़ में तो बैन है, ठीक है। इंडिया में एस्पारामेट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अभी कुछ पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने लगे हैं। पहले इतना कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, पहले रिसर्च पे इतने फंड्स कभी नहीं एक्सपेंड किए गए, तो वो रीज़न था। तो एस्पारामेट जो है वो कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। सुक्रालोज भी अगर आप लेते हैं तो क्या होता है कि वो एक केमिकल है, कोका कोला एक केमिकल है, उस केमिकल की कड़वाहट, उस केमिकल का टेस्ट, अब उस चीज़ को बैलेंस करना है उनको, तो इसलिए सुक्रालोज भी बहुत सारा डाला ताकि वो हल्का सा मिठास की तरफ आए। पर आप जब सुक्रालोज देखेंगे उसमें जो यूके में मिलता है, यूके में सुक्रालोज में मिलता है, यहाँ एस्पारामेट मिलता है, तो उसमें भी सुक्रालोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली जैसे मैंने अभी सर को बताया कि 5 स्पून सफिशेंट होते हैं, बट उसके अंदर आपको 8 स्पून मिलेंगे। लेकिन शुगर फ्री केन जो चल रही है बहुत सारी, हाँ, उसका शुगर फ्री कैन बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा उससे अच्छा शुगर वाली ड्रिंक पी लीजिए आप, क्योंकि देखिए आप शुगर ले रहे हैं वो बॉडी में आप यूटिलाइज एक बार कर लेंगे, बट एस्पारामेट जो है वो बॉडी में सिर्फ कैंसर आपको एलिवेट करके दे रहा है। वो बॉडी को नहीं पता है कि मुझे प्रोसेस कैसे करना है, सिर्फ वो एक टेस्ट है, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले इतना रिसर्च अपने पास अवेलेबल नहीं था, या उन चीज़ों को रिसर्च करने में भी टाइम लगता है कि एस्पारामेट लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या दे रहा है बॉडी को। तो ये पॉइंट था, तो इसलिए अवॉइड करें किसी भी तरह की शुगर फिटिंग। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अनहेल्दी चीज़ है वो, आपको कैंसर दे रहा है, इससे अनहेल्दी क्या हो सकता है। और जैसे ये टेस्टोन और एस्ट्रोजन, हाँ, इसका जब ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका चेक वगैरह होता है। हाँ, ये बढ़ता है तो भी चेक हो सकता है। और सिचुएशन में करना चाहिए कि देखिए टेस्टोस्टेरोन के लिए लेथार्जी होना, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, एड्रेनल ग्लैंड्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, मेल्स फीमेल्स दोनों में। आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील हो रही है, आपके बोन्स वीक होते जा रहे हैं। सेकेंडली आपके मसल्स नहीं बन रहे, आप जिम आ रहे हैं बट आपके मसल्स नहीं बन पा रहे, जो एक रिज़ल्ट आप ही के साथी को मिल रहा है पर वो शायद आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो कंडीशन होती है लो टेस्टोस्टेरोन की। हाई टेस्टोस्टेरोन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा मसल्स में स्टिफनेस आना, मतलब आप कोई वर्कआउट नहीं करे, कुछ नहीं करे, फिर भी आपके मसल्स अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं। ये कंडीशन बहुत रेयरली होती है। नॉर्मली मेडिसिन का कभी अब्यूज़ होता है या कोई मेडिकल कंडीशन हो तभी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इनका ये बढ़ती है, अदरवाइज़ नॉर्मली ये हमेशा 99% में नीचे ही जाएगा। ओके, कमिंग टू द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सेम वही पार्ट होता है। एस्ट्रोजन अगर आपका कम है तो आपके बाल झड़ना, मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है, आपके बाल झड़ना, आपकी स्किन की हेल्थ ख़राब होना, ये चीज़ें इसमें आ जाती है। इमोशनल डैमेज होना, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, अरे यार मुझे बहुत बुरा लग गया, वो इम्बैलेंस होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोजन इम्बैलेंस के कारण आती है। देखिए भैंस और गाय ये दो ही चीज़ें सबसे हेल्दी होती है, और गाय में भी अगर आप देसी गाय का लेते हैं, जर्सी गाय में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एंजाइम नहीं बना पाती है। तो फिलहाल अभी जो गाय का दूध मिलता है वो अवॉइड ही कीजिए। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जो देसी गाय का दूध देता है, प्रोवाइड कर सकता है, तो उसी से आप कांटेक्ट कीजिए, महंगा भी मिलेगा ऑब्वियसली। वैसे यहाँ नामली में मेरी एक पहचान के है, उनका खेत है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसकी मिल्क फार्मिंग। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बाकी भैंस का दूध फॉरएवर बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो ले सकते हैं। पर उसके ऊपर काफी कुछ हुआ है, क्या वो क्या होता है, A2 मिल्क, हाँ A2 मिल्क वो गाय के दूध का होता है।
देसी गाय में हाँ A2 मिल्क होता है, और A1 जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं है, वो एक हाँ मेरे ख्याल से तो वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जो प्रोसीजर है हाँ हाँ उसके अंदर वो A2 वाला कोई issue नहीं वो रिसर्च हुआ उसके बाद पता चला। बहुत सारे लोगों को इशू क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हुई, बाहर की गायों की ब्रीड यहाँ पे लाई गई और उसमें क्रॉस ब्रीडिंग हुई ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब उसके अंदर वो गाय हेल्दी है, हमारे यहाँ की गाय हेल्दी है, बट जब वो क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो उनके डीएनए मिसमैच हुए, जिस कारण से जो प्रोटीन A2 मिलना चाहिए था वो A2 ना होते हुए A1 प्रोटीन बना। और वैसे A1 प्रोटीन इंडिया में ही है, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कहीं भी A1 प्रोटीन वाला दूध नहीं मिलता है। तो वो एक गड़बड़ हो गई थी। या तो आप पूरी गाय उठा के ले आओ यहाँ पे, या जो अपने यहाँ की गाय है अच्छी वाली उसी का जो प्रोडक्शन है मिल्क प्रोडक्शन वही चलने दो। बस वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसके कारण थोड़ी गड़बड़ हो गई। कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन है वो कैसे बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, वो कितने पता चले? देखिए उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रोफाइल्स होती है। यूजुअली जो एंजाइटी के डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ये उन्हें ही रिकमेंड किया जाता है। तो उनके इसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा कॉर्टिसोल उनमें बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एड्रेनालिन भी आता है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल ये दोनों चीज़ें हमेशा बॉडी में एक साथ रिलीज़ होती है। कॉर्टिसोल अकेला कुछ नहीं कर सकता, एड्रेनालिन के साथ में ही होगा, क्योंकि एड्रेनालिन ही वो चीज़ है जो आपकी हार्ट रेट बढ़ा रही है और ब्लड का जो पंप है वो डेवलप कर रहा है ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से पहुंच सके। सेम चीज़ आप वर्कआउट करते हैं तब भी होती है, बट वो एक अच्छे तरीके से होती है, वो सेरोटोनिन के साथ होती है, फील गुड हार्मोन्स के साथ होती है। तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अच्छा, अल्कोहल लेने पे हैंगओवर क्यों होता है ये पता है किसी को? हाँ, इनका क्वेश्चन था कि अल्कोहल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बात है। देखिए अल्कोहल जो होता है ना वो बॉडी के अंदर भी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि काफ़ी सारी बॉडी में प्रोसेसेस होती है जिसके लिए अल्कोहल ज़रूरी है। तो बॉडी को पता तो है कि अल्कोहल कोई चीज़ है जो मुझे डाइजेस्ट करनी है, बट अल्कोहल जब अपन लेते हैं तो वो टकाटक चालू रहता है बहुत लोगों का। अब इतनी सारी क्वांटिटी आपने एक साथ दे दी है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है, ना आपके इंटेस्टाइन को पता है ना आपके लीवर को पता है। आपके लीवर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इतने सारे अल्कोहल को एक साथ डाइजेस्ट करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए एंजाइम्स बना दे। तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आपके पेट से सीधा वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाएगा आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। अल्कोहल एक न्यूट्रोपिक है, तो आपके ब्रेन की जो सोचने की कैपेसिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। न्यूरोट्रांसमिशन जो होता है ना, जब न्यूरॉन्स दो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो अपन सोच रहे हैं इस कारण कनेक्ट होते हैं, अब वो जो कनेक्शन की स्पीड होती है वो कम हो जाती है उसमें। तो इसलिए सोचना या बैलेंस नहीं बनना, ये सारी चीज़ें अल्कोहल पीने के बाद आती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, फीमेल्स की कैपेसिटी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सभी का अलग है, आपने कितना एडॉप्शन दिया है, फिर से यही चीज़ आती है। आप अल्कोहल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना बनाना है बॉडी, जितनी ज़रूरत है बॉडी खुद बना लेगी। जब आर्टिस्ट ने बोला ना कि वो क्या है कि टकाटक जाता रहता है तो फिर वो एकदम से बॉडी नहीं समझ पाती, तो बहुत सारे लोग दिमाग में ये आता है कि अच्छा थोड़ा मतलब ये चीज किसके दिमाग में है कि हाँ बुरा पीना है, फिर रुकना है, फिर आराम से सेक्स खाने, फिर वापस पीना, कॉर्टिसोल खत्म हो जाता है। हाँ, कॉर्टिसोल की ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसमें। आज की इस क्लास में ना, आज की जो क्लास लगी वो अच्छी भी थी, बाकी इसमें सबने अपना अपना समाधान भी ढूंढा है, मतलब कि क्या ये चीज लेनी तो चाय हर चीज के बता रहा हूँ कौन से इस हिसाब से कि यार क्या है क्या, जब ठंड का सीजन है तो मक्की की रोटी की मतलब बहुत अच्छी चीज होती है।
आपके लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा था? नहीं, दाल बाटी तो मेरे दिल पे लग गई थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा। वो टॉपिक डिसाइडेड नहीं था यहाँ पे,